चलिए दोस्तों, जो है आज इस चैनल पे आपको मैं बता दूं कि आज हम हिस्ट्री का जो है ना यूपीएससी मेंस के लिए आपको हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, ग्लोबल हिस्ट्री। तो इसमें आज का टॉपिक होगा हमारा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण और प्रबोधन होगा। तो पुनर्जागरण मैं अभी करा रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक जो पड़ेगा वो आपको पड़ेगा प्रबोधन। और पुनर्जागरण और प्रबोधन से ही स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चैनल जो है नया चैनल है। इस चैनल को आप लोग, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और जो है अपना व्यू दीजिए, आप कमेंट कीजिए। किसी टॉपिक पे कुछ आप लोगों को पूछना हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इन बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आप लोग को जो है उसका रिप्लाई करेंगे, उसका आंसर देंगे। और आप लोग कनेक्टिविटी जो है आप लोग जुड़े, आप लोगों से कहना ही है। देखिए हमारा जो ओल्ड चैनल है जिसपे जीएस का हम क्लासेस डालते हैं, आपको यूपीएससी का जो हो गया, यूपीएससी हो गया, आपको एसएससी हो गया, स्टेट सर्विस का, तो जो भी है उसमें हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। आपको पॉलिटी हो गया, उस पे आपको जीएस पेपर में, और जो आपको बोला जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया है, और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, तो ये फिनिश हो गया। अब उस पे हम लोग जो है अगला टॉपिक आएगा आपको उस चैनल पे हम लोग डालेंगे। अब आपको आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे जो टॉपिक हो गया, भारत और भारत के पड़ोसी देशों से ही हम लोग स्टार्ट किया जाएगा। तो वो चैनल हमारा पुराना चैनल है, वो एमएम ग्लोबल कैरियर है, और ये न्यू चैनल जो है ये आपको ग्लोबल कैरियर है। तो एमएम ग्लोबल कैरियर पे जो है आप लोग को जीएस के सारे जो है पेपर अवेलेबल्स होंगे, उसके सारे क्लासेस डालने हैं। और इस पे जो है यूट्यूब चैनल ये ग्लोबल कैरियर है, तो इस पे आपको हिस्ट्री का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किया जाएगा। तो जिन लोगों का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री होगा वो लोग, आप लोग इससे स्टडी कीजिए। जिन लोगों का ऑप्शनल पेपर पब एड होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो वो लोग आप लोग तैयारी कीजिए। और आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड था 2007 से लेके 2011 तक, 2011 तक। 2011 के बाद से फिर वही है, पठन पठंती की तरफ आपको टीचिंग और ये तैयारी की तरफ आप लोगों की तरफ कंसंट्रेटेड हो गए। और यूट्यूब पे हम आ रहे हैं, तो चलिए आप लोग जुड़िए। और देखिए, जहां पुनर्जागरण की बातें, जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण रेनेशिया रिनेशिया से चालू होता है, तो आज पहला टॉपिक रिनेशिया, ये आपको पुनर्जागरण वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व इतिहास का पहला जो चैप्टर है, पहला पॉइंट है, वो करवाया जाएगा। और देखिए इसमें सब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, आप लोग को फैक्ट्स और तथ्य और जो आप लोग का इनसाइड है वो सब क्लियर होगा। बस आप लोगों से यही एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप लोग क्लिक कीजिए, और अपना व्यू और कमेंट जो है वो आप लोगों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देखना है आप लोग कितना साथ देते हैं, कितना सहयोग होता है आप लोग का। हम लोग तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत ये सब सारे सब चीजें करने हैं। अब आप लोग इसका जो है ना फायदा उठाइए। और इसमें तो कुछ पैसे लगने नहीं है आपको, कोई खास ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है आप लोगों का। जो है आप लोगों को एक लेक्चर दिया जा रहा है, आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए सारे टॉपिक को तैयार किया जा रहा है और आप लोगों के पास लाया जा रहा है। जो हमारे एक्सपीरियंस है वो सब आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। चलिए आप लोग बने रहिए। देखिए आज का है आपको रिनेशिया पढ़ाना है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आपको एक मोटे तौर पे मैं बता दूं, पुनर्जागरण का जो दौर था वो कौन सा दौर था आपको, तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में था। और कहां से चालू हुआ था? यूरोप से हुआ था। और यूरोप का मुख्य बिंदु केंद्र कौन सी कंट्री थी यूरोप की? वो थी आपको इटली। ठीक ना? तो इसमें आपको पुनर्जागरण में क्या क्या करना है? 14वीं शताब्दी में देखिए, एशिया पुनर्जागरण का मतलब होता है क्या? शताब्दिक अर्थ में देखा जाए, फिर से जगाना या फिर से जग जाना। जैसे वो बोला जाए ना, सोए हुए घोड़े को लात मार दो तो बिल्कुल जग के खड़ा हो जाता है। तो वही दौर था यूरोप में। जैसे आपने एक वो कोटेशन सुना होगा कि जब मैं इटली के गलियारे में जब बिस्मार्क की जब संधि हुई थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि घोड़े की जो है
फ्रांस के गलियारों में और जर्मनी और इटली के गलियारों में जो है ना टापों की आवाजें सुनाई देती थी घोड़े का। तो उसी घोड़े की तरह आप लोगों को भी जो है ना बिल्कुल उस रेस में आप लोगों को आना है। ये यूपीएससी है, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेटेड हो जाइए फिर, और बाकी देन देखिए आप लोग कैसे कंप्लीट करते हैं और कैसे आप लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। या आप लोग को थोड़ा सा अंदर से अपना विश्वास तो जगाइए, थोड़ा उस लेवल पे आप लोग आइए, तो फिर देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। और देखिएगा आप लोगों को मैं गारंटी के साथ में दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने जो तथ्य है, कंटेंट है और अपना इनसाइड आप लोगों ने अगर क्लियर कर लिया, तो यूपीएससी भी आप लोगों को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए अब आपको पॉइंट की तरफ मैं आ जाऊं। आपको रिनेशिया जो आपको बोल रहा हूं, पुनर्जागरण का जो दौर था यूरोप से चालू हुआ था, तो इसमें जो है आपको मैं बताऊंगा राजनीतिक, पहला इसमें पॉइंट आएगा राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन चालू जो हुआ था। दूसरा पॉइंट इसमें मैं आपको बताऊंगा धर्म युद्ध, ठीक ना। पहला राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, दूसरा धर्म युद्ध हो जाएगा, तीसरा में क्या होगा, व्यापार का उदय होगा, और चौथा पॉइंट आपका सामंती व्यवस्था का पतन, और उसके बाद जो है पांचवा जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा भौगोलिक खोज आएगा। भौगोलिक खोज के अलावा इसमें औद्योगिक क्रांति जो है ना 17वीं शताब्दी जैसे खत्म होगी। 18वीं शताब्दी में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता है कि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में जो बोला जाए यूनाइटेड किंगडम में जो है वो रेनेशिया जो पुनर्जागरण के बाद जस्ट औद्योगिक क्रांति आई थी यूरोप के कंट्री में, तो वो इससे रिलेटेड पुनर्जागरण से ही आपको किया जाता है। अच्छा, पुनर्जागरण में ही आपको जो है पश्चात, जब प्रबोधन में आइएगा, पुनर्जागरण और प्रबोधन का जो चैप्टर है उसमें पश्चात और प्राच्यवादी, मतलब आपको जो है ये पुनर्जागरण जब रेनेशिया होगा ना उसके जस्ट बाद यूरोप का जो है पूर्वी देशों के साथ में, मतलब पूर्वी देश मतलब पूरब के तरफ उनका कनेक्टिविटी कैसे होगा एशिया की कंट्री में। जैसे आपको पता ही है कि 17वीं शताब्दी में जो है, आपको 16वीं शताब्दी में जो बोला जाए अंग्रेज पुर्तगीज का, डच का और फ्रेंच और फिर ब्रिटिश का जो भारत में आगमन हुआ था, तो उसके बाद वहां से जो है ना एक संस्कृतियों का मेल मिलाप, मेल जोल और प्राच्यवाद और पश्चातवाद का मिक्स हुआ। तो ये आगे आपको पॉइंट मैं बताता रहूंगा। और चलिए अब टॉपिक की तरफ, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, इस पर प्रकाश डाला जाए। तो मैं आपको प्रकाश इस पर डाल रहा हूं। पुनर्जागरण रेनेशिया यूरोप, मतलब रिनेशिया यूरोप में हुआ था। इसका शताब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, मतलब जागना एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे यूरोप की बात कही जा रही है। यूरोप से लेके फिर आ गया इधर में आपको प्राच्यवाद अभी आपको बोला ना, मतलब ईस्ट की तरफ, और फिर उधर अमेरिका की तरफ भी इसका प्रभाव गया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जस्ट ही जो है आपको अमेरिकन क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद अमेरिकन क्रांति हुई थी, वो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रेरित होके हुआ था। वहां पे भी ब्रिटिश, आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसका सूर्योदय कहीं भी अस्त नहीं होता था, मतलब इंडोनेशिया से लेकर और यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तक जो है ना ब्रिटिशों का आधिपत्य था। तो वो उनका जो है वो क्या था, साम्राज्यवादी विस्तार का और होड़ का था। खैर वो आगे आप लोगों को मैं करूंगा, अभी आ जाइए आप टॉपिक की तरफ। तो ये क्या है, जगाना, पूरे समाज को जगाना था, यूरोप की संस्कृति को और वहां के धार्मिक कुरीतियां जो थी उसको जगाना था। वहां पे आपको जो बोला जाए राजनीतिक था, धार्मिक चेतना था, उसको जगाना था। धर्म के अकॉर्डिंग जो उनका अविश्वास था उसको खत्म करना था। व्यापार का उदय करना, मतलब व्यापार को जो सामंती व्यवस्था था उसको खत्म करना था, और सामंती व्यवस्थाओं का पतन। इसी काल में जो है ना यूरोप में सामंती व्यवस्थाओं का पतन हुआ है। उसके बाद भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज मतलब आपको आ जाएगा वास्को डी गामा का, जो वास्को डी गामा ने जो खोज किया, आपको कोलंबस उधर अमेरिका के किया, जो है वास्को डी गामा भारत आया, और जो बोला जाए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो उस्मान जो नाविक था वो वहां पे पहुंचा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब कस्तुनतुनिया का पतन हुआ, और फिर वहां से जो वहां पे जो लिखने का और कस्तुनतुनिया जो सामग्री थी और जो उनका एक वैद बोला जाए, या फिर वहां पे आपको क्या बोले कस्तुनतुनिया की जो हस्त लिपि हो गई, या उनकी जो पढ़ने लिखने की जो शैली हो गई, या उनकी जो भाषाएं, वो क्या यूरोप में वो पली बढ़ी और जवान हुई।
तो मतलब कस्तुनतुनिया तो पतन हो गया था, तो ये भी इसमें कस्तुनतुनिया के भी पतन होने का कारण क्या था और उसका इम्पैक्ट यूरोप पे कैसे पड़ा। तो वो चीजें यूरोप के इम्पैक्ट पड़ने के साथ ही जो ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की कंट्री में हो गई, मिडिल ईस्ट की कंट्री में हो गई, इधर आपको पूरब की तरफ ऑस्ट्रेलिया तक, आप ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट तक आप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप तक चले जाइए, फिर उधर आप अमेरिका, अमेरिकन महाद्वीप तक आप चले जाइए। तो ये सब सारी आपकी बातें रहेगी। अब आ जाइए आप इधर टॉपिक की तरफ। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो संस्कृति व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें भी पुनर्जागरण कहा जाता है। तथा इसके जो है फलस्वरूप जीवन में नवीन चेतना आई। मैंने आपको बोला था ना कि ये जो पुनर्जागरण का तात्पर्य ये है कि जीवन शैली, भौगोलिक, व्यापार, धार्मिक सब में जो है ना चेतना, मतलब एक बोला जाए रिवोल्यूशन, वो रिवोल्यूशन देखने को मिला। तो ये पुनर्जागरण का आपका पूरा मैं जो डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप लोग को ऐसे ही लिखना, अपने लफ्जों में, अपने वर्ड में, अपने शब्दों में लिखना है आप लोगों को। पुनर्जागरण, रिनेसिया फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये क्या फ्रांसीसी भाषा है, रिनेसिया। आपको बताया सोए वो एक लात मारो किसी को, कोई सोया हुआ है, घोड़ा को तो बड़ा एक लात पीछे से मार के देखिए, फिर देखिए कैसे वो जागता है। तो ये चीजें जो है ना, ये कहानी वो यूरोप पे ही सटीक बैठती है कि घोड़ा को पीछे से लात मारो और फिर देखो कैसे उसकी पूरी हलचल मच जाती है। तो वही रिनेसिया का काल में था, आपको पुनर्जागरण के काल में था। ठीक, इसका जो है आपको आगे वस्तुतः पुनर्जागरण कई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन ना होकर मानव की मनोदशा में हुए परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। वही मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति और धार्मिक जो है आपको जो मार्केट है वहां पे सामंती व्यवस्था जो थी, वहां पे राज और राजवाही वो के हाथ में, वहां पे जो राजशाही थी उनके हाथों में ही पूरा वहां की पब्लिकों की जो जीवन शैली और जो उनकी पूरी मुट्ठी में थी, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम कौन किया? वो पुनर्जागरण रिनेसिया ने किया। ठीक है, पुनर्जागरण के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायित्व मानते हैं। कौन कौन से कारक हैं? धर्म युद्ध, ये तो आपको बताया है। इसमें धर्म युद्ध में क्या है? तुर्की और ईसाइयों के बीच में धर्म, तुर्क और ईसाइयों के बीच में धर्म युद्ध, क्रूसेड, 8 धर्म युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसमें है धर्म युद्ध के कारण यूरोपवासियों को पूर्व के विद्वानों के संपर्क हुए, जिसमें पूर्वी मतलब कहाँ पे? पूर्व, वही पाश्चात्य, मतलब इधर में नॉर्थ ईस्ट की कंट्री, भारत हो गया, भारत उपमहाद्वीप का हो गया, और फिर उधर ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप की बात कही जा रही है। ठीक ना? तो इसमें क्या है? यूरोपवासियों को पूर्वी विद्वानों का संपर्क हुआ, उनके सभी देशों के तर्क शक्ति जो प्रयोग पद्धति तथा वैज्ञानिक खोजों की जानकारी मिली। इसमें यूरोप का बौद्धिक विकास हुआ और धर्म युद्ध में असफलता के कारण बने। मतलब ये क्या है? इसमें आप लोग को बोला ना कि धार्मिक परिवर्तन हुए, और वो कहा है जब यूरोप के कंट्रीज जो है ना इधर में मिक्स हुए, जब तब, और मिक्स होने के बाद पर चर्चा की प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा कम हुई, मतलब चर्चा की प्रतिष्ठा बढ़ी और चर्चों की प्रतिष्ठा कम हुई। तो यहाँ पे एक ये लाइन है, जरूर आप लोग ये याद रखिएगा लोग, ये चर्च की प्रतिष्ठा और चर्च की प्रतिष्ठा कम हुई और चर्चा की प्रतिष्ठा, मतलब एक जो जैसे बोला जाता है ना, दो विचारों को मिलना, तो दो विचारों के बीच में आदान प्रदान होना, वही चीजें जो है ना पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यताओं का मिलाप, और वहां से उभरी एक क्रांति, वहां से उभरी एक सोच जो बोला जाए, जिसको थिंकिंग जो बोलते हैं, थॉट्स बोलते हैं, वो चीजें जो है ना एक डेवलप, एक जो रिवोल्यूशन हुआ, रिनेशिया आया, जागरण हुआ। जैसे बोलते हैं ना, इंसान सोया हुआ जग गया, तो बोलते हैं अरे वो काम कर रहा है, नहीं हो रहा है उससे, और देखो अभी कैसे कर लिया, वो तो बिल्कुल जाग गया। तो वो चीजें हो गई। आपको धर्म का प्रभाव भी कम करना था तथा लोगों को स्वतंत्र चिंतन पद्धति हेतु प्रेरित हुए। धर्म युद्ध में लाभ लेने से सामंतों की शक्ति को कमजोर हुए, जिसमें यूरोप में समानतावादी व्यवस्थाओं का पतन प्रारंभ हो गया। मतलब वही राजशाहियों का, जिनके हाथ में सब कुछ था, वहां के जीवन यापन, पब्लिकों का, वहां का रूल रेगुलेशन, और सबसे बड़ी कुरीतियां ये थी कि अगर किसी के अंदर कोई उस तरह की गॉड गिफ्टेड, वो बोलते थे कि अरे गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने अपना नाम जो है ना कि लिखने की शैली में
या किसी भी कोई आविष्कार, गैलीलियो के बारे में आपको पता ही होगा कि उससे पहले वहां पे क्या था कि यूरोप में कि जो उन लोगों ने बोला अरे ये तो भगवान का दिया हुआ है, ये तो नेचर का दिया हुआ, मतलब अपना नाम कुछ भी नहीं है, अपना नाम उनके पीछे नहीं। जब ये पुनर्जागरण आया तो वो अपने नामों के पीछे भागने लगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको आ जाइए, मैंने बोला ना ये दूसरा पॉइंट जो धार्मिक आंदोलन हो गया, धर्म हो गया और व्यापार का उदय। तो व्यापार का उदय में आइए, व्यापार का उदय और व्यापारिक समृद्धि पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण बिंदु हुई है। व्यापार के विस्तार का भी प्रारंभ क्षेत्र धर्म युद्ध का ही है। इन युद्धों का परिणाम स्वरूप पूर्व देशों के साथ साथ यूरोपीय व्यापारी संबंधों में स्थापित हुआ हो सके और व्यापार में वृद्धि पुनर्जागरण के विधेय में सहायक हुई थी। ठीक है, ये आपको बताया ना पुनर्जागरण। व्यापार में भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि व्यापार में जाहिर सी बात है जब कहीं पे कोई निवेश आएगा तो व्यापार का होगा ही। अब आगे आ जाएगी, आगे की तरफ समानतावादी व्यवस्था, समानती व्यवस्था का पतन, धर्म युद्ध के सामंतों द्वारा भाग लेने के कारण उनकी शक्ति कमजोर हो गई, जिससे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्थाओं का पतन प्रारंभ हो गया। और सामंतवादी व्यवस्थाओं के पतन के बाद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में खुलेपन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मंगोल साम्राज्य तथा उसके प्रसिद्ध बंदरगाह कुबलाई खान से भी प्रोत्साहन, यानी प्रोत्साहन जो बोला जाए प्रेरणा, वो मिली। किनको मिली? ये यूरोप के लोगों को मिली। किससे? सामंतवादी व्यवस्थाओं को खत्म करना, मतलब कुबलाई खान। कुबलाई खान कौन? मंगोलियाई राजा था। आपको एक चीज यहाँ पे मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि मंगोलियाई खान जो आपको कुबलाई खान जो था, मंगोल का जो राजा महाराजा था, इसमें पता है कि आपको मंगोल चाइना उपमहाद्वीप, जो चाइना का जो पूरा क्षेत्र हो गया, आपको तिब्बत हो गया, कोरिया हो गया, वियतनाम तक जो है ना उसने अपने झंडे गाड़ के परचम फहराए थे। तो ये आ गया आपको। ये थोड़ा सा जो एंशिएंट से भी थोड़ा सा लिंक कीजिएगा लो, अब जब इसको आप लोग हाईलाइटेड कीजिएगा लो तो अब आ जाइए। अब आगे का जो पांचवा टॉपिक है आपका है वो भौगोलिक खोज। तो ये भौगोलिक खोज में क्या, भौगोलिक खोज का वही है, आपको कस्तुनतुनिया का बता ही रहा हूँ। ये भौगोलिक खोज में आ जाएगा। 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कियों का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप और पूर्वी देशों के बीच संपर्क का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मतलब वहां से आपको पता है कि तुर्की से ही जल मार्ग है यूरोप और एशिया के जो मिलाप करना है, और कस्तुनतुनिया वहां का बीच एक मिडिल पॉइंट था। तो वहां पे अब तुर्कों का आक्रमण हो गया, आधिपत्य हो गया, तो अब कस्तुनतुनिया का मार्ग जो है बिल्कुल बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया। फलतः नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब क्या? कि नवीन मार्गों की खोज की आवश्यकता, मतलब अब तो वहां बंद हो गया। अब क्या किया जाए? अब समुद्री मार्गों में जो है खोजा जाए, कोई नया जो है किसी तरीका से जो है वो मिले, रास्ता मिले, कोई मार्ग मिले कि जो है ना वहां से जो यूरोप में आपको पता ही है वास्को डिगामा और फिर वो कोलंबस और उधर वो कहानी चालू होती है वहां से। तो ठीक है, इन्होंने भौगोलिक खोज तो इन्होंने चालू कर दिया। अब स्पेन और पुर्तगाल में अनेक नाविकों ने अनेक नवीन जल मार्गों की खोज की है। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियस डियाज ने केप ऑफ गुड होप, 1442 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका तथा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है। इन भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपीय देशों में व्यापार आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, यानी बढ़ता चला गया, जिससे लोगों में स्वतंत्र चिंतन पद्धति का विकास हुआ। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। लो, इसमें क्या हुआ? चिंतन पद्धति का विकास हुआ और वैचारिक आदान प्रदान हुआ और खुलेपन विचारों का उत्पन्न हुआ या जो बोला जाए वो वहां से एक क्रांति का दौर जो चालू हुआ। अब आ जाइए आगे क्या है आपको अब इसमें छठा पॉइंट आपका क्या होगा? कस्तुनतुनिया का पतन। कस्तुनतुनिया का पतन इसमें आ जाएगा। 1453 ईस्वी में तुर्क ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया, आपको पता है कि कस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी? रोम की थी, जो आज इटली के नाम से जानते हैं हम, अधिकार कर लिया गया। और कस्तुनतुनिया पतन वहां मौजूद बहुत से लेख मिले हैं, लेखक हैं वहां पे, दार्शनिक हैं, कलाकार और वैज्ञानिक आदि इटली, जर्मनी और फ्रांस की ओर पलायन करने लगे। कहां से? कस्तुनतुनिया से कहां पलायन करने लगे ये लोग पता करने लगे, जर्मनी के तरफ आने लगे, जर्मनी से फ्रांस के तरफ आने लगे, ब्रिटेन के तरफ जाने लगे, ये पलायन करने लगे।
ठीक है, जब तुर्कों का आक्रमण हुआ कस्तुनतुनिया पर और कस्तुनतुनिया का पतन हुआ तब। अब वहां से ये लोग तो ये जाने लगे वहां पे, तो इसका जो कस्तुनतुनियन लोग हैं तो वहां पे यूरोप के और भी कंट्री पे तो उसका प्रभाव पड़ा होगा ना, ये जाहिर सी बात है, ये मोटे तौर पे आप सोचिए ना कि पड़ा होगा। तो आप जो है, अब इसमें जो आपको मैं बोलूं, वो अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोम ज्ञान विज्ञान की सामग्री भी यूरोप ले गए। ये तो आपको बताया ही था कि विज्ञान और ज्ञान रोम का सामग्री यूरोप में और मतलब और कंट्रीज वहां से दुनिया से प्लान करके फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, तो यहाँ पे वो लेके गए। ठीक, ये लोग गए अपने साथ लेके प्रवासी प्राचीन रोम 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 जो बोला जाए ज्ञान और विज्ञान और चिंतन पद्धति की जानकारी मिलता है। यह है ना, कहां से मिलता है? रोम से मिलता है। और उसके बाद आगे आ जाइए, आगे आपका क्या है? कागज और मुद्रा का। यहाँ पे क्या है आपको? कागज एवं मुद्रा, ठीक ना। कागज और मुद्रा, कागज मतलब आप जो लिखते हैं जिसपे वो, और मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। वहां पे जो उस टाइम में जो पैसे की जो करेंसी चलती थी उसकी बातें कही जा रही। तकनीक का आविष्कार हुआ, ये कब हुआ? 11वीं शताब्दी में यूरोप वासियों ने अरबों से कागज बनाने की कला सीखी थी। 11वीं शताब्दी में सीखी थी। कहां से सीखी थी ये लोग? यूरोप वाले कहां से सीखे थे? अरब से। और 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में क्या है? गुटनबर्ग ने जो है ना आपको, गुटनबर्ग जो है वो आपको जो ये मुद्रा बोल रहा हूं ना, मुद्रा का आविष्कार किया था। मुद्रा के आविष्कार के बाद से प्रिंटिंग प्रेस, क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग प्रेस, प्रेस का आविष्कार, प्रिंट वाला जो प्रेस है ना उसका आविष्कार किया था, जिसे धीरे धीरे इस यंत्र का प्रयोग जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में होने लगा था। इस प्रकार कागज एवं मुद्रा तकनीकी के आविष्कार के ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में करके उसका मुद्रण होने लगा, मतलब छप गई। ठीक ना, क्या? बाइबल, जिससे अब पादरी जो है ना अपने मनमानी ढंग से बदलने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि यूरोप वासियों को मिली, और वहां तो उनकी स्वतंत्रता क्या एक जो बोला जाए वो अवसर मिला, अवसर प्रदान हुआ, जिसे जो है ना पादरी अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते थे। वहां पर सामंतवादी व्यवस्था, जो सामंतवादी थे, जो राजशाही थे, वो अपना व्यवस्था जो है ना अपने मनमानी ढंग से नहीं चला सकते। वहां पे लोगों में चेतना आ गई और जागरण आ गया। ठीक, तो अभी इसमें सामंतवादी वही पुनर्जागरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानववाद है। क्या है? मानवतावाद। मानवतावाद से तात्पर्य है कि मानव जीवन में खर्च लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, उसे जीवन के सुधार उन्नत करने का प्रयास करना, अर्थात ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को केंद्र में रखकर चिंतन करना था। देखिए आप, किसको? मनुष्य को रख के चिंतन करना है, ईश्वर को रख के चिंतन, मतलब कोई काम कर रहे हैं वो ईश्वर के जो है ना, ये तो ईश्वर की वजह से हो गया, हम तो कुछ है ही नहीं है। तो वो चीजें, वो जो है ना मेंटेलिटी, मानसिकता वो चेंज हो गई वहां पे। अब आगे आइए, आगे आपका आ जाएगा व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद पुनर्जागरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इस काल में प्रत्येक व्यक्ति एवं उसकी उपलब्धियों को महत्व प्राप्त हुआ था। मध्यकालीन कलाकार एवं साहित्यकार अपनी कृति में अपने नाम का उल्लेख नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने उपलब्धियों को ईश्वर की देन मानते थे। पुनर्जागरण की चेतना ने व्यक्ति के इस महत्व के परिचित कराया, और इस कला में चित्रकार, साहित्यकार आदि ने हस्ताक्षर युक्त कृतियों में प्रस्तुत किया। मतलब यहाँ पे अब अपने को चढ़ा बढ़ा के किया जा रहा है। पहले क्या था? भगवान भरोसे, ईश्वर भरोसे, अल्लाह भरोसे था। अब क्या? अब अपना उस पे अपनी जो भी कृति, विज्ञान, साहित्य में जो भी वो कर रहे हैं, वो अपने नामों को ले रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक, अब इसमें अगला पॉइंट आ जाएगा, तर्क बुद्धि का प्रयोग पर बल। पुनर्जागरण काल में आस्था की जगह बौद्धिकता को महत्व दिया गया था। मतलब आस्था की जगह पे पहले आस्था के पीछे भाग रहे हैं, और यहाँ पे जब ये हुआ तो क्या हुआ कि अब बौद्धिक, मतलब अपने मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग, आप लोगों को पता है ना, कितने आप लोग मोटिवेशनल स्पीच कहीं होता है, चलते हैं मोटिवेशनल स्पीच की तरफ भागते हैं, तो वहां पे वो चीजें जो है ना
वो चीजें उन लोगों के पीछे आई कि अरे चलते हैं जो है ना, अब हम अ, चलते हैं, अब क्या है कि हम अपने मानसिक तौर को विकसित, मतलब अपने मेंटेलिटी को हम जो है ना विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये डेवलप करने वाली जो है ना, वो कहाँ से, मानसिक डेवलप मतलब मेंटली डेवलप होने वाली वो चेतना कहाँ से इनके अंदर आई थी? वो जो बोला जाए आपको पुनर्जागरण के अकॉर्डिंग आई थी, पुनर्जागरण के द्वारा आया था, ठीक है, समझ गए। लग्जरी जीवन जीने की जो है ना, वो अब उनकी एक शैली बनने लगी। नहीं तो पहले क्या था, अरे अब तो कुछ नहीं है, चलो अब क्या है, बस सिर्फ वही जो है धार्मिक कुरीतियों में पड़े हुए हैं, पीछे भाग रहे हैं, चलो अब जो है अब होता रहेगा ना, बस सिर्फ वही जो है साहूकार, जैसे आपको एक कहानी सुनी हुई है, भौतिक उस टाइम में भौतिक विज्ञानों का भी उत्पत्ति हुआ, और भौतिक सुख जो बोला जाए ना, आपको भौतिक सुखों की तरफ भागने लगे, पहले भौतिक सुख की तरफ नहीं थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी ये जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कंपटीशन की तरफ, तो एक चीज मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जो भी इंसान आज के एज में, जो भी मनुष्य जो है ना जन्म ले लिया और जो पृथ्वी पे आ गया, तो वो भौतिक सुख के तरफ ही भाग रहा है। ये कहना गलत है कि मैं भौतिक सुख के तरफ नहीं भाग रहा हूँ, नहीं, भौतिक सुख के लिए हर इंसान पड़ा हुआ है, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे पॉइंट की तरफ आते हैं हम, क्या है, इसका विचारधारा के रूप में प्रमाणित करने के लिए वाद विवादों के स्थान पर प्रयोग को अधिक प्रभावी माने जाने लगा। मतलब अब यहाँ पे चर्चा विमर्शा जो बोला जाए आपको, डायलॉग्स की जो दो लोगों के बीच में आप देखते हैं ना कि जैसे वो डिस्कशन होता है और किसी टॉपिक पे लेके उसके बाद विवाद होते हैं, तो वो चालू हो गया, समझ गए। और इसमें जो है प्रणाली को, ये क्या है इसमें आपको, रोजर बेकन प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत थे। कौन थे अग्रदूत? ये रोजर बेकन थे। प्रयोगात जो बोला जाए प्रयोग के थ्रू जो है ना, इन्होंने इस प्रणाली को उत्पत्ति, मतलब एक तरह से डेवलप किया इन्होंने, मतलब लाया, समाज के बीच में लाया। और इसी में आते हैं गैलीलियो, ठीक ना, गैलीलियो कार्पोनिकस के सिद्धांत। इसमें क्या है, इस आधार पर गैलीलियो ने कार्पोनिकस के सिद्धांत के जो बोला जाए आकार को सिद्ध कर दिया था। मतलब किसने किया था? गैलीलियो ने। कोपर्निकस के जो सिद्धांत है आप लोगों को पता है ना, जो नाभिकीय संलयन के बारे में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में, सूर्य के जो एक, आप लोग को, अब चलिए आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा आप लोग को उधर लेके मैं चलूं। जो कोपर्निकस जो है, उन्होंने जो आपको यूरेनियम जो है संलयन जो बोले, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन का जो परिभाषा उन्होंने दिया था, जो संज्ञा दी थी, और सूरज में जो बोला जाए ऊर्जा की जो उत्पत्ति हो रही है वो संलयन और विखंडन के थ्रू हो रहा है। तो वो कोपर्निकस के जो है ना, मगर उसको पूर्ण तरीके से कठोर किसने जो है उस मनोदशा को, मतलब विचार को एक सडनली जो बोला जाए उसको प्रमाणित किया, गैलीलियो ने किया था। अब आगे टॉपिक की तरफ आइए, आगे टॉपिक की तरफ आपको है मध्य वर्गीय वर्ग की चेतना। अब यहाँ पे मिडिल क्लास की जो है ना चेतना जाग रही है। अब यहाँ पे ये कहाँ पे, यूरोप में, यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया की बात कही जा रही, पाश्चात्य और प्रच्छवादी जो है सभ्यता की बात कही जा रही है, ठीक है। मध्यवर्गीय वर्ग की चेतना, पुनर्जागरण की जन्म स्थल इटली में आर्थिक समृद्धि के कारण एक नवीन मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिसमें शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान व शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार पुनर्जागरण के उदय में मध्य वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः पुनर्जागरण को मध्यवर्गीय चेतना का परिणाम माना जाता है। पुनर्जागरण के अभाव में मध्य वर्ग का ही सर्वोपरि योगदान रहा है, किंतु इसका प्रभाव मध्यम वर्ग के साथ साथ जनसाधारण वर्ग पर नहीं पड़ा था। अभी भी वहां पे जो है ना लोअर क्लास, अभी भी जो बोला जाए मध्य, मतलब निम्न वर्ग के जो लोग हैं ना, वो अभी भी वहां पे अछूता है। देखिए भेदभाव, अभी देखिए ये कब तक ये चलेगा वहां पे। और यूरोप में बहुत उस टाइम में डंका बजने लगा कि अरे अब क्या है, हम तो बहुत जो है वे बहुत विकसित हो चुके हैं, और पुनर्जागरण का काल आ गया, रेनेशिया, उथल पुथल का दौर जो बोला जाए। और उसके बाद से एक उधर आपको बोला ना, भौतिक सुख की तरफ भागना और वो धार्मिक कुरीतियों से निकलना, पादरियों को जो है जो चर्च में मनमानी जो करते थे,
बाइबिल का जो बोला जाए अपने तरीके से मनगढ़ंत लिख देना और हटा देना, ईसाई में जो है कुरीतियां जो थी वो अब नहीं होना है। जो वहां पे क्योंकि प्रेस जो है जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आ गया वहां पे, गैलीलियो आ गए, इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत को मजबूत कर दिया वहां पे, और कस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो वो वहां पे जो वहां के जो जितने भी विचारक थे वो चले गए वहां पे फ्रांस में, और सबसे ज्यादा जो धक्का लगा वो फ्रांस और ब्रिटेन को लगा था, क्योंकि वहां पे सामंतवादी व्यवस्था की जो होड़ थी ना, समाजवादों का विस्तार करने का बहुत बड़ा था, और बहुत बहुत उनके जो है ना, उसी का तो आप देखेंगे जब आएंगे आप उसमें जब हम आपको लेके चलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में जब हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो उसमें आपको जब अंग्रेजों का शासन काल आएगा भारत में और साम्राज्यवादों का जो भारत अखंड भारत में उस टाइम में जो आपको इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, उधर में आपको भूटान, इवन के इधर में आप अफगानिस्तान, और उस टाइम में जो है आपको जो वो क्या मैं बोल रहा हूँ, ईरान, ईरान भी भारत का ही एक हिस्सा था, तो वो जो है आपको अफगानिस्तान और नेपाल और ये जो बोला जाए आपको इधर में बर्मा को अलग होने से पहले वो हो चुका था, ईरान अलग हो गया। जब वो आएंगे वो जो आपको प्री मॉडर्न जब पढ़ाएंगे ना हम, जब मेडिवल में जब आएंगे तो उसमें हम बताएंगे। अब अभी तो जो है चलिए आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आगे अब इसका अगला पॉइंट आ जाएगा आपको मानसिक क्रांति। मानसिक मतलब वही मन से, मन की चेतना जागना, तो ये सब आ जाएगा इसमें। पुनर्जागरण एवं मानसिक क्रांतियों की थी, हालांकि वो आकस्मिक नहीं थी, क्योंकि उसके कारण भी मध्ययुग के अंधविश्वास में थे, और हेनरी एस लुक्स का कथन उचित है कि पुनर्जागरण से तात्पर्य है कि मध्ययुगीन विचारकों के तरीकों से परिवर्तन से है। विचार की पुष्टि भी तर्क का प्रयोग के आधार पर ही संभव थी। ठीक है, किस तर्क के आधार पर संभव थी, ये नहीं कि उसका जो है उसका तर्क देना है, उसका एक्सपेरिमेंट करके वो सब सारे अपना रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंध भक्त के तरह जो है बोला जाए ना, अंधों के तरह जो है आंख बंद करके वो चल दिए, डंडा ले लिया और घुमा दिया उन्होंने, तो वो चीजें नहीं। अब आगे इसमें बहुमुखी प्रतिभा का विकास इत्यादि, इसमें क्या होगा, साहित्य आ जाएगा, मनोभाव आ जाएगा, इसमें आपको विलासी मतलब विलास की जो सामग्री है वो भी आ जाएगा, प्रवृत्तियों का खोज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वही भौतिक जो है भौतिक सुख का एक उदय हुआ है इसमें। ठीक है, अच्छा इसमें एक जो है आपको आपको पता है कि मेन केंद्रित पुनर्जागरण का था वो इटली से था, कस्तुनतुनिया से उसको जरूर जोड़िएगा लो आप लोग। चलिए ठीक है, आगे जो है ना प्रबोधन का जो है चैप्टर होगा। अच्छा इसमें मैंने आप लोग को ये बता दिया पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग को पुनर्जागरण का क्या तात्पर्य है, आप लोगों ने तो ये देख लिया। यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ये भी आप लोग, पुनर्जागरण के भौगोलिक खोजों के किस प्रकार प्रोत्साहन मिला, ये टॉपिक आप लोगों को समाप्त हो गया। अब जो अगला क्लास आप लोगों का पड़ेगा वो प्रबोधन पड़ेगा। प्रबोधन में जो है ना वो सब सारी सब चीजें आएगी। प्रबोधन में जो है ना समाजवादी व्यवस्थाओं का हो जाएगा आपका, उसके बाद प्रचार प्रचार आ जाएगा, उसमें फिर समाजवादी व्यवस्था होगा ना, उसमें उसमें भी समानती व्यवस्थाओं को देना, उपनिवेशवादों का विस्तार में जो है ना आपको प्रबोधन को दिखाना है, तो वो आगे के टॉपिक पे आएगा। चलिए अब जो है आपने तो ये खैर देखा, आपको तो मैंने बता दिया सब सारे टॉपिक कैसा है क्या है। और देखिए अब आप लोग को होपलेस नहीं होना है अपने को लेके, यूपीएससी को लेके थोड़ा सा आप वो एक आप लोगों की एक शेर मैं बोल रहा हूँ, जैसे है ना आप जब इस फील्ड में चले हुए थे है ना, इब्तदाए इक्स है देखिए होता है क्या, इब्तदाए इक्स है अभी ये तो कुछ भी नहीं है, देखिए आगे होता है क्या, अभी अरे अभी बैठ के रोता है क्या, देख अभी आगे आगे होता है क्या। तो ये चीजें जो है ना, जब आप लोग इक्स कर बैठे हैं, जब आप लोग डूब गए हैं, जब आप लोग तैर रहे हैं तो तैर के निकलिए ना। आप लोग क्या गोथा लगा रहे हैं, गोथा लगाना है तो नदी में लगा रहे हैं, समंदर में लगाइए बिल्कुल। और हौसला से जो है ना, आपने देखा है ना जंग किससे जीती जाती है, जो बोला जाए हथियार से नहीं जीती जाती है जंग, जंग हौसले से जीती जाती है। तो हौसला बनाए रखिए और गॉड ब्लेस यू। अगले क्लास में मिलते हैं।